नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले बेंगलोर के सभी फैंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई आपकी आखिर मुराद पूरी हुई, 18 साल का सूखा खत्म हो गया और किंग कोहली को कम से कम एक ट्रॉफी तो मिल ही गई यहां से। लेकिन मुझे बुरा लगा है श्रेयस अय्यर के लिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जो टीम को तैयार किया था, जो स्क्रैप से उठा के टीम बनाई थी ना, मतलब जो टीम पिछले 12 सालों में क्वालिफाई नहीं कर पाई उसको फाइनल तक लेकर चले जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पंजाब हारी कहां, ये तो आप मुझे कमेंट करके बताना, पर जो मेरा मानना है ना, पंजाब हारी है अनकैप्ड प्लेयर की वजह से। टीम में अगर कुछ ऐसे प्लेयर होते जो अंतरराष्ट्रीय खेले हैं, हालांकि अय्यर थे, जॉश इंग्लिश थे, बस खत्म। इसके अलावा टीम में ऐसे बल्लेबाज नहीं थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैचेस के प्रेशर को हैंडल किया हो। बस वहीं जाकर पंजाब की टीम मात खा गई। और अगर इसी की जगह यहां पर एमआई होती तो एमआई यहां वन साइडेड विन कर रही होती। जिस तरह से प्रियांश आर्या बल्ला चला रहे थे, जिस तरह से प्रभसिमरन सिंह बल्ला चला रहे थे, निहाल वडेरा तो इतनी जोर से फंस गए थे कि बैट ही नहीं चला पा रहे थे। और शशांक सिंह ने हालांकि लास्ट के एक ओवर में जाकर टीम को कुछ बेहतर करके दिया, लेकिन जो अनकैप्ड प्लेयर फंस गए ना इस टूर्नामेंट के अंदर, इस फाइनल में, इस वजह से पंजाब हारी है। नहीं तो पंजाब हारती नहीं इस मैच को। 190 का चेस उनके लिए मात्र 15 या 16 ओवर का चेस था, अगर वो नॉर्मली बिना प्रेशर लिए क्रिकेट खेलती तो। खैर, बात करेंगे इसके बारे में अलग से एक वीडियो के अंदर। हाल फिलहाल में हम बात करेंगे इंग्लैंड वुमेन्स और वेस्टइंडीज वुमेन्स के बीच होने वाले सेकंड ओडीआई मैच के बारे में, जो कि 5:30 बजे से खेला जाएगा। डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन कैसे तैयार कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए कौन से खिलाड़ी बेहतर है, सब कुछ डिटेल में होगा। वीडियो को ध्यान से देख लेना। और एक और जरूरी है कि भाई जो टॉस के बाद फाइनल टीम दूंगा ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, ठीक है, या फिर कमेंट में चले जाना, पहला कमेंट में भी टेलीग्राम का लिंक है, क्योंकि फाइनल टीम यही आएगी। ग्रेस रोड लेसिस्टर में आपको मैच देखने मिलेगा ये वाला। टोटल वुमेन्स के इस मैदान पर 17 ओडीआई मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 9 बार चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। अब यहां पर पहले और सेकंड बैटिंग का अंतर तो कुछ पड़ना नहीं है, क्योंकि मैच जीतना इंग्लैंड वुमेन्स को ही है। तो इंग्लैंड वुमेन्स के फेवर में टीम रहेगी, ये तो हमें पता है, लेकिन कौन कौन सी प्लेयर्स रहेंगी वो जरा देख लेते हैं। इस मैदान पे लगभग 250 रन बन जाते हैं जब वुमेन मैचेस खेलती हैं। लास्ट जो मैच हुआ था उसमें इंग्लैंड वुमेन ने 273 बनाया था और श्रीलंका वुमेन ने 112 का स्कोर किया था। नेट सीवर का आया था 100 रनों का स्कोर, जो कि ओपन कर रही थी। इसके पहले एक और मैच है जिसमें 371 बना था और टेमी बिमोंट ने 100 बना दिया था। ये दोनों प्लेयर इस साल मतलब इस टीम में भी खेल रही है, ठीक है। फिर एक और मैच है 2021 का, जिसमें नेट सीवर ब्रांड का 49 था और यहां पे फिर से टेमी बिमोंट का ही 100 रन था। ओवरऑल ये वो प्लेयर है जो आपको टॉप ऑर्डर में खेलते हुए नजर आ रही हैं और इन्होंने ही टीम को बढ़िया स्कोर करके दे भी दिया। या फिर आप टेमी बिमोंट पे स्पेशली नजर भी बना के रख सकते हो। सेकंड इनिंग में यहां नंबर 5 की प्लेयर थी, चूंकि इंग्लैंड की प्लेयर है, यहां सॉरी साउथ श्रीलंका की थी। यहां पे साउथ अफ्रीका की थी ट्रायन, जिन्होंने नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए 70 बनाया। मैडी ग्रीन साउथ अफ्रीका की थी, नंबर 3 पर बैटिंग कर रही थी, 70 बनाया। और एलिस पेरी ने बनाया था 62 रनों का स्कोर, जो कि नंबर 4 पर बैटिंग कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया की ये प्लेयर है। अब आप यहां पे देखें, पावर प्ले में 2 विकेट, यहां पर 0 है, यहां पर 1 है और यहां पे 4 विकेट है। तो मोस्ट ऑफ दी चांसेस अगर हम की बात करें तो यहां पर आपको ये देखने मिलेगा 1 विकेट कम से कम पावर प्ले में आ जाएगा और इससे ज्यादा आने के चांसेस होंगे अगर वेस्ट इंडीज वुमेन पहले बैटिंग कर रही होगी, ठीक है। अगर वेस्ट इंडीज सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर आप यहां पर देखेंगे 4 विकेट पावर प्ले में, 2 विकेट पावर प्ले में, 2 विकेट यहां पर भी थे और 1 विकेट यहां पर भी हमने देखा है। तो वेस्ट इंडीज अगर बैटिंग कर रही तो कम से कम 2 से 3 विकेट पावर प्ले में और इंग्लैंड कर रही तो 1 विकेट आपको देखने मिल जाएगा। नॉर्मली वुमेन्स क्रिकेट में स्पिनर ज्यादा अच्छा करती हैं, क्योंकि ज्यादातर बॉलर स्पिनर होती हैं, इसलिए स्पिनर पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दोनों टीमों के लास्ट 2 मैचेस के बारे में। पिछली बार जब ये दोनों टीमें हमने सामने हुई तो 19 मैचेस जीते थे इंग्लैंड वुमेन्स ने, वेस्ट इंडीज वुमेन ने जीते थे 6 मैचेस। टेमी बिमोंट का 100 आया पिछले मैच में,
एमी जॉन्स का 100 था, नेट सीवर का 50 था, लिंसी स्मिथ के 5 विकेट थे और एम अर्लॉट ने 2 विकेट निकाले। यहाँ पे क्वेना जोसेफ का 60, मैथ्यूज का 48, मैथ्यूज के ही 2 विकेट और एफी फ्लेचर के 2 विकेट। ये 4 प्लेयर ही इनके मेन प्लेयर है, ठीक है। नेट सीवर का 85, हॉज का 35, एक्लस्टन के 3 विकेट और नेट सीवर के 2 विकेट, चूंकि अब नेट सीवर गेंदबाजी नहीं कर रही है। फिर यहां पर मैथ्यूज के 3 विकेट आए और ये दोनों प्लेयर अभी इस टीम में नहीं है। अब आप आ जाइए सीधा दोनों टीम्स के रिकॉर्ड्स पे, कौन कौन सी प्लेयर बेहतर है। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड वुमेन्स के बारे में। टेमी बिमॉन्ट, एमी जॉन्स, इसके बाद ईमा लैम्ब, नेट सीवर, सोफिया डंकली, एलिस कैप्सी, ये टॉप 6 आपको मिलेंगी। गेंदबाजी के जो ऑप्शन टीम के पास में है उसमें कैट क्रॉस है, लॉरेन बेल, लिंसी स्मिथ है, एमी अर्लर्ट है, एलिस कैप्सी जो कि पार्ट टाइम बॉलर है, नेट सीवर आजकल गेंदबाजी ज्यादा करती नहीं है या फिर ना के बराबर ये गेंदबाजी करे। अब आप यहां पर देखें इस ग्राउंड के अगर हम रिकॉर्ड की बात करें जिस पर यह मैच हो रहा है, टेमी बिमॉन्ट ने 9 मैचेस खेले हैं और जिसमें 2 बार 50 और 2 बार 100 से ऊपर का स्कोर है, मतलब 4 बड़े स्कोर 9 मैचेस में लगा चुकी हैं। तो ये प्लेयर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस है ग्राउंड रिकॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। एमी जॉन्स ने 7 मैच खेले, 31 का एवरेज है, 2.50 ये बना चुकी हैं। ईमा लैम्ब जिनको बहुत कम लोग टीम में शामिल कर रहे हैं, उन्होंने भी इस मैदान पर 1 मैच खेलकर 65 का स्कोर किया है। इसके बाद नेट सीवर ने 7 मैचेस खेलकर 406 रन बनाए, 67 का एवरेज है और 3 बड़े स्कोर ये भी कर चुकी हैं। फिर नीचे आती है सोफिया डंकली, 2 में 57, एलिस कैप्सी 1 में 6 और चार्ली डीन 3 में 12 रनों का स्कोर है। गेंदबाजी में डीन के पास में 9 विकेट्स हैं, 3 पारी में 9 विकेट्स इस मैदान के ऊपर जिसमें उन्होंने पंजा निकाला हुआ है। और कैट क्रॉस के पास में 7 इनिंग में 3 विकेट यहां पर पहले ये निकाल चुकी हैं। अब आप आए सबसे पहले टेमी बिमॉन्ट के पास। ये प्लेयर कंफर्म है, ऑलमोस्ट आपको 40 प्लस का स्कोर करके देंगी, मतलब ड्रीम टीम में जगह बना लेगी। ड्रीम टीम वाली प्लेयर है, ठीक है। पहले बैटिंग करते हुए 250, 200 लगा चुकी हैं पिछले अपने 1 साल की हम बात कर रहे हैं और 39 का बैटिंग एवरेज है जिसमें 350 है। वेस्ट इंडीज के सामने भी बैटिंग करना पसंद करती हैं, पिछले मैच में 100 बना दिया, तो ये खिलाड़ी आपके लिए कंफर्म है। पहली प्लेयर कंफर्म मिल गई है हमें। अब आओ दूसरी प्लेयर पे। दूसरी है एमी जॉन्स। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास में ऑप्शन है ही नहीं। विकेट कीपिंग सेक्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप रिप्लेस कर सको, तो आपको यही खिलाड़ी को टीम में रखना है। आपके हर एक ओपोनेंट के पास भी यही रहेगी, तो यहां पर आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अब चाहे रिकॉर्ड जैसा भी हो, पर रिकॉर्ड तो शानदार है ही, तो यहां पर तो आपको इनको ही लेके चलना है। अगर इनको कोई आउट करेगा तो वो है ऑफ स्पिन गेंदबाजी, जिसके सामने ये 5 बार पहले भी आउट हो चुकी है। और ये है रैमरैक जो कि ऑफ स्पिन डालती हैं, और मैंडी हैं जो कि इस तरह की गेंदबाजी कर लेती है। नंबर 3 पे मिलती है एमा लैम्ब। अब एमा लैम्ब ने क्या किया है, वैसे तो इनका अगर आप पिछले ओडीआई रिकॉर्ड देखोगे तो 14 मैचेस में मात्र 398 रन है 28 के एवरेज के साथ में। लेकिन एक बात है जो ये कि इस मैदान पर इन्होंने पहले 65 रनों का स्कोर बनाया हुआ है। तो अगर आप उस रिकॉर्ड को देख रहे हो तो रख लेना, या फिर मैं ये कहूं कि सेकंड बैटिंग में रख लेना, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रही तो एक एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड स्कोर रहेगा 185 से लेकर 240 के बीच का। और ऐसे में पॉसिबल यह है कि नीचे के प्लेयर्स की बैटिंग शायद ना पाए इंग्लैंड वुमेन्स की, इसीलिए आप एमा लैम्ब को रख सकते हो सेकंड बैटिंग में। पहले बैटिंग में क्योंकि नीचे के प्लेयर्स की बैटिंग आ जाएगी, पॉसिबल है फिर वो ज्यादा अच्छा करके दे जाएं, इसीलिए इनको नहीं रख पाएंगे हम। एवरेज वेस्ट इंडीज के सामने सिर्फ 19 का है, पिछले मैच में भी 2 रन पर आउट हो गई, सिलेक्शन परसेंटेज भी ओनली 23 का है। राइट आर्म ऑफ स्पिन ने 2 बार आउट किया। फिर से आप कैसरिक रैमरैक को आप देखेंगे जो कि इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। फिर आते हैं नेट सीवर ब्रंट की तरफ। ये प्लेयर तो कैप्टन का काम करती हैं और आप देखेंगे 61 का बैटिंग एवरेज है पिछले 1 साल में, मतलब ऑलमोस्ट हर मैच में 50 इनके बैट से निकल आता है। 19 मैचेस में 7 बड़े स्कोर इन्होंने बनाए हुए हैं, मतलब हर दूसरी पारी में एक बड़ा स्कोर निकलता है। 16 इनिंग में 14 विकेट्स हैं। गेंदबाजी नहीं करेंगी, बहुत रेयर है कि कर जाएं, तो इसीलिए गेंदबाजी के भरोसे मत रहना, सिर्फ बल्लेबाजी के भरोसे इनको टीम में जगह देनी है। इसके बाद है सोफिया डंकली। डंकली ठीक प्लेयर है, गेंदबाजी कर लेती है थोड़ी बहुत, और वेस्ट इंडीज के सामने 24 का बैटिंग एवरेज और पिछले 1 साल में 26 का है। 550 100 है।
सामने कोई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम तो है नहीं कि ऊपर के विकेट जल्दी चले जाएंगे, और कोलैप्स तो बहुत मुश्किल से देखने मिलेगा, इसीलिए डंकली तक आना बेकार काम है मेरे हिसाब से। तो लेग स्पिन के सामने 6 बार आउट हो चुकी हैं, और राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने 7 बार। कैसरिक और एफी फ्लेचर दो गेंदबाज हैं जो इनको परेशान कर सकती हैं। एलिस कैप्सी बढ़िया ऑप्शन होती है क्योंकि ये पार्ट टाइम बॉलर भी है, ऑफ स्पिन गेंदबाजी करती है। पिछले ही मैच की बात करें तो 1 विकेट और 24 रन किए थे। हाँ, आप ये एक रिस्क उठा सकते हो कि अगर ये टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो आप फ्लेचर को, एलिस कैप्सी को ना रखते हुए आप ई लैम्ब को टीम में रख लेना, क्योंकि ई लैम्ब के बैटिंग आ जाएगी, ज्यादा स्कोर का चांसेस है। ये मैक्स से मैक्स आपको 1 विकेट ही निकाल कर दे पाएंगी, क्योंकि अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे तो 12 इनिंग में 9 विकेट है, जिसमें एक बार जरूर 3 विकेट निकाले, बाकी लगभग मैचेस में 1-1 विकेट ही इनका रहा है। ठीक है, और बैटिंग एवरेज लगभग 19 का है। बैटिंग अच्छी कर लेती हैं, हार्ड हिटर है, चूंकि बैटिंग डाउन नीचे है इसलिए ज्यादा स्कोर नहीं है। चार्ली डीन, यहां पर भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 40 इनिंग 71 विकेट इनके खाते में है। पहले गेंदबाजी करते हुए इन्होंने 31 विकेट निकाले हैं, सेकंड बॉलिंग करते हुए 40 विकेट इन्होंने निकाले हैं। गेंदबाजी काफी ठीक रही है और ऑफ स्पिन गेंदबाजी करती हैं। और बैटिंग पर तो आपको जाना नहीं है, इनकी बल्लेबाजी अकेली, गेंदबाजी अकेली देख लीजिएगा। इसके बाद है ई.एम. आर्नोल्ड, नई प्लेयर है, 1 मैच खेला, 2 विकेट निकाल दिए। लॉरेन बेल की अगर बात करें तो 20 इनिंग में 35 विकेट ये निकाल चुकी हैं। लॉरेन बेल पहले गेंदबाजी करते हुए 19 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 16 विकेट निकाले हैं। जब इंग्लैंड वुमेन्स पहले गेंदबाजी कर रही होगी तब तो हमें सारे बॉलर्स को टीम में लेके चलना ही चलना है। ठीक है, इसके बाद है लिंसी स्मिथ, पिछले मैच में 5 विकेट इन्होंने निकाले हैं। और अंतिम जो नाम है वो है कैट क्रॉस का, जिनके पास में 19 इनिंग में 25 विकेट शामिल हैं और 8 में 11 वेस्टइंडीज के सामने ये निकाल चुकी हैं। 36% सिलेक्शन है, लेकिन ध्यान रखना पहले गेंदबाजी में रखा जा सकता है और रखना ही है। ठीक है, अब बात करेंगे वेस्टइंडीज की। यहाँ पे आपको मैथ्यूज, क्यूआना जोसेफ, जाहिद जेम्स, इसके बाद कैंपबेल, सबिका गजनबी, मैंडी, एलियाना एलिन और एफी फ्लेचर, कैसरिक रैमरेक और चार्ली एना फ्रेजर आपको मिल जाएंगी। अब यहां से ना हेले मैथ्यूज जो कि 3 मैचेस में 22 रन बना चुकी हैं, जोसेफ का खाता नहीं खुला था, कैंपाबेल का खाता नहीं खुला, और एफी फ्लेचर ने इस मैदान पर पहले भी 2 विकेट निकाले हुए हैं। ठीक है, अभी अगर बात करें मैथ्यूज के बारे में, मैथ्यूज एक ऐसी प्लेयर है जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन का काम हमेशा करती है, क्योंकि ये अगर वेस्टइंडीज की टीम की बात करोगे तो सिर्फ वो इसी प्लेयर पे टिकी हुई है। ठीक है, 20 इनिंग में लगभग तो 60 का एवरेज है, 7 बड़े स्कोर है, मतलब ऑलमोस्ट हर तीसरी पारी में एक 50 आ जाता है। फिर लगभग आपको 8 से 10 ओवर की गेंदबाजी देती है। 20 इनिंग में 32 विकेट है, और पिछले ही मैच की बात करें तो 48 रन प्लस 2 विकेट है। तो स्मॉल लीग में कैप्टन के लिए सबसे अच्छा काम अगर आपको कोई करके देता है तो वो मैथ्यूज है। तो ये खिलाड़ी कंफर्म है इस टीम की तरफ से। इसके आगे क्वाना जोसेफ, दोस्तों बेहतर बैटर है, 16 इनिंग में 302 रन और 20 का बैटिंग एवरेज है, 12 इनिंग में 13 विकेट्स भी हैं, पर रेगुलर गेंदबाजी नहीं करती। अगर आप बल्लेबाजी की बात करोगे, हाँ तो बैटिंग ठीक ठाक है, स्पेशली फॉर सेकंड इनिंग में 250 है। ठीक है, और राइट आर्म मीडियम और लेग स्पिन इनको पहले भी परेशान किया है। इसके बाद जाहिदा जेम्स, 11 का बैटिंग एवरेज है, कुछ खास रहा नहीं। अब रही बात गेंदबाजी की तो 14 इनिंग्स में 12 विकेट शामिल हैं, इसमें पहले गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 4 विकेट्स है। ठीक है, और राइट आर्म मीडियम और राइट आर्म ऑफ स्पिन इनको दिक्कत देती है। इसके अलावा तो शैमिन कैंपाबेल, 22 का बैटिंग एवरेज पिछले 2 सालों में। इंग्लैंड के सामने तो बहुत ही गंदा एवरेज है 15 का, जिसमें एक बार 50 किया है। अब आप यहां पर देखें, कोई प्लेयर ऐसी है जिसने 8 इनिंग में 117 रन बनाए हैं, जिसमें एक मैच में 60 के 70 ही रन है ऑलमोस्ट। तो आप अगर 117 में से लगभग 66 रन अगर हटा देंगे तो बचेंगे कितने, ऑलमोस्ट 50 रन, ऑलमोस्ट 50-60 रन बचेंगे, 50 ही बच रहे हैं मेरे ख्याल से, हाँ 50 रन बचेंगे, 51 रन। तो 51 रन बनाए 7 इनिंग्स के अंदर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड के सामने किस लेवल का स्ट्रगल है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने 4 बार आउट हुई है, लेग स्पिन के सामने 4 बार आउट हुई है। तो यहां तक अगर आप देख रहे हैं ना, अगर बिल्कुल डेडिकेटेड प्लेयर देखा जाए, इसको रखना ही रखना है, वो सिर्फ और सिर्फ हेले मैथ्यूज है, इसके अलावा और कोई नहीं है। क्वाना जोसेफ भी ऐसी है कि चल गई तो ठीक है, नहीं तो वाली कंडीशन है। और इसके बाद आती है सबिका गजनबी, जिन्होंने 5 इनिंग में 3 विकेट निकाले हैं और 22 इनिंग में 160 रन बनाए मात्र। तो ये प्लेयर भी कंफर्म की चॉइस में है ही नहीं। फिर
और ये मान लेना कि वेस्ट इंडीज की सिर्फ एक दो प्लेयर छोड़ दो तो बाकी प्लेयर सिर्फ 11 प्लेयर्स पूरे करने का काम कर रही हैं। स्कोर नहीं आता उनके बैट से, बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मैंडी मनगुरु, जिनका बैटिंग एवरेज 8 का है, 4 पारी में 31 रन है। जी दोस्तों ठीक प्लेयर है। एलिया एलन 44 रन, 1 विकेट। हालांकि इनकी बैटिंग उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में 22 इनिंग में 26 विकेट्स हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए 18 विकेट निकाले हैं, सेकंड बॉलिंग करते हुए 8 है। मतलब ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस बेहतर है, चाहे पहली इनिंग का हो या सेकंड इनिंग का हो। राइट आर्म मीडियम और ऑफ स्पिन के सामने 5 बार ये आउट हो चुकी हैं। कैट क्रॉस, एरलॉट, लॉरेन बेल यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद दोस्तों क्लेक्सटन है, जिनका 6% सिलेक्शन है, 1 पारी 0 विकेट। एफी फ्लेचर लेग स्पिनर है, ये बेहतर गेंदबाज है, विकेट टेकर है, 21 इनिंग में 28 विकेट है। और इंग्लैंड वुमेन के सामने पहले भी 15 विकेट निकाल चुकी है, ये पिछले 1 साल में भी 28 विकेट निकाले, इसीलिए एफी फ्लेचर को रख लेना, चाहे पहली इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। इसके बाद है कैसरिक रेमरेक। दोस्तों ये प्लेयर कमाल की है, बहुत अच्छी प्लेयर है। चूंकि लास्ट मैच में इनको विकेट नहीं मिल पाया, नहीं तो दोस्तों ये प्लेयर अच्छी हैं, इनको रख सकते हो। 28 इनिंग में 33 विकेट इनके खाते में। आपके लिए डिफरेंशियल प्लेयर का काम करेंगी कैसरिक रेमरेक, तो इनको रखना। और इसके बाद चेरी एमा फ्रेजर है, जिन्होंने 15 इनिंग में 9 विकेट्स निकाले हुए हैं, इन पर अभी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। नेट सीवर है, मैथ्यूज है और टैमी विमोंट है। इसके अलावा एलिस कैप्सी और एमी जॉन्स आपके पास में एक ऑप्शन मौजूद है, जिनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है, एमी जॉन्स को आप नहीं छोड़ सकते, विमोंट को नहीं छोड़ सकते, जोसेफ को रिप्लेस कर सकते हो कैसरिक रेमरेक से, या फिर इंग्लैंड की एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ में। ठीक है, नेट सीवर वाइस कैप्टन है, मैथ्यूज कप्तान है, एफी फ्लेचर है और एलन को टीम में रखा हुआ है। एलिस कैप्सी, लॉरेन स्मिथ, लॉरेन बर्ल और एरलेट को हमने टीम में जगह दी है। ज्यादा से ज्यादा आपको है ना जोसेफ के स्थान पे एक गेंदबाज को बढ़ा सकते हो इंग्लैंड की, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई बेहतर ऑप्शन तो है नहीं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी फाइनल टीम ना हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, तो टेलीग्राम का लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लो, फ्री है, किसी को भी 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।